ठीक है। आज मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, उसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ कि देखिए, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप कितना जो है, कई बार जो है आप गलत हो सकते हैं। एज एन इंट्राडे ट्रेडर आप ये मत सोचिए कि आप डेली जो है प्रॉफिट में अपना जो है दिन क्लोज करेंगे, आप लॉस में भी क्लोज करेंगे दिन आपका। लेकिन एज अ डिसिप्लिन इंट्राडे ट्रेडर, जब भी आप आपका जो 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 दिन बुरा हो, जिस दिन आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हैं, अगर लॉस बुक कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपका लॉस जो है वो एक दिन में जो प्रॉफिट होता है उससे कम हो, या उसके बराबर हो, उससे ज्यादा ना हो। तो आज देखिए, अगर आज की बात की जाए, तो ये देखिए, आज मैंने ग्रुप में एक कॉल दिया था। आज का मैं सबसे पहले टेलीग्राम ओपन करता हूँ। टेलीग्राम दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है? नहीं सर, चार्ट दिख रहा है। हाँ, एक मिनट, टेलीग्राम ओपन कर दूं। आज असल में देखिए, मैं थोड़ा सा प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो आज हम नॉर्मल जनरल बातचीत करेंगे। कल जो है सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज जो है छोटी मोटी बातचीत कर लेते हैं। ये देखिए, आज जो है ये सब तो प्रेमकांत सुमन ने दिया था। मैंने एक कॉल दिया था ग्रुप में, वो ये था। मैंने एक बंधन बैंक का कॉल दिया था एक दिन, ये फ्राइडे को या शायद मंडे को बंधन बैंक का कॉल दिया था इस ग्रुप में। और आप लोग इस ग्रुप में जो कॉल, आपको कोई पता तो नहीं होगा ना कि मैं कॉल दे रहा हूँ कि प्रेमकांत दे रहा है। एनीवेज, देखिए, ग्रासिम को आप लोग ये स्विंग ट्रेड के लिए बाय कर सकते हैं, अच्छे ब्रेकआउट पे था। और एचडीएफसी को आप लोग बाय कर सकते हैं और स्विंग ट्रेड के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर कपल ऑफ मंथ्स। और मेरा वाला कहाँ चला गया? इतने सारे मैसेज आ गए इसमें के। ये आज क्या है ना, ये आज क्या है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर सेल एट 22,210। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का जो है, ये बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। अगर आप इसको देखें, अगर हम अपने सेटअप पे अगर देखें, तो आप, अच्छा, एक चीज बताइए, मैं मेरे बताने से पहले आप लोग ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कोई ऐसा है जो रेगुलर डेली ट्रेड कर रहा है, छोटे क्वांटिटी में सही लेकिन कर रहा है? कर रहे हैं आप? सर कर रहे हूँ सर, बीच में, बट वो ज्यादा देर ट्रेड में होल्ड नहीं कर पाता मैं। कोई बात नहीं, इंटरनेट ट्रेडिंग में ज्यादा देर होल्ड होता भी नहीं है, अब तो तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकल मतलब जाएंगे सर, जैसे। सर हाँ, तुरंत का मतलब सर, मेरा 1 या 2 मिनट भी मेरे लिए बहुत ज्यादा, मतलब जैसे ही मुझे दिखता है कि कॉल के अंदर बैंक निफ्टी निफ्टी कॉल के अंदर मेरे को जैसे ही होता है ना कि 250-300 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, मैं साथ के साथ स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस भी फिर उसी हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस सिर्फ 500 रुपए का होना चाहिए। नहीं सर, वो नहीं, कभी मतलब एक्चुअली ये था कि दिन का 1 ट्रेड या मैक्सिमम 2 ट्रेड करता हूँ, और मेरे करीब 10 में से आप ये लगा लो 7 ट्रेड सही जाते हैं। बाकी जिनमें लॉस होता भी है, तो जैसे ही मेरे को दिखता है कि 150 या 200 तक का लॉस हो रहा है, तो वहां पे भी मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। देखिए, ये अच्छी बात है। तो देखिए, आप लोग जो लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वो लोग को ये बात जानना जरूरी है कि जब तक आप ट्रेड करेंगे नहीं ना, तब तक आपका रियल जो मार्केट का जो इसेंस है वो आपके अंदर आएगा नहीं। आज मैंने जो है बैंक निफ्टी में 2 कॉल दिया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा कौन सा है उसमें से कॉल। मैंने बैंक निफ्टी का 2 कॉल दिया था, और दोनों बार जो है उसमें जो जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट करीब करीब 50 पॉइंट का हो रहा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट वहां से रिवर्स हो गई। तो लेकिन मैंने ग्रुप में जो है लिखा नहीं कि आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दें, और क्योंकि पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिखा, मुझे लिख देना चाहिए था। तो ये देखिए, अगर आप हमारे स्ट्रेटजी से या जो मैंने सिखाया हुआ है उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करें, तो कितनी सारी एंट्री बन रही है। लेकिन बात ये है कि हर एंट्री में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ये देखिए, अगर आप ये देखिए, ये जो रेसिस्टेंस का लेवल बना हुआ है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं जी। सर चार्ट दिख नहीं रहा। चार्ट ना दिखे तो आप तुरंत बोल दीजिएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। प्रणव बेरा जी, आप ज्वाइन कर रहे हो, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ही लिख रहा है, पता नहीं ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हो आज। देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने आज 2 कॉल दिया था। सबसे पहले ये देखिए कि आप लोग खुद की प्रिपरेशन कितनी रखते हैं, खुद आप लोग कितना प्रिपेयर्ड है ट्रेड करने के पहले। जैसे मैंने बताया था आप लोग को, पहले क्लास में बताया था, जो सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करने का। अगर आप खुद सपोर्ट रेसिस्टेंस, अपना पर्सनल सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और आप बोलते हैं कि अगर प्राइस इस लेवल पे आया तब मैं ट्रेड करूंगा, और प्राइस इस लेवल पे नहीं आएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा,
उस तरह का माइंडसेट से आप ट्रेड करते हैं तब, और उसके बाद जो है आप सिर्फ अपने लेवल पर ट्रेड करते हैं, तब आप प्रॉफिट में रहिएगा। दूसरे का देख कर या फिर दूसरे के कॉल पर ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी जो है हेवी प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने ये अपना ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था पहले, ये आजकल ट्रेड में बहुत कम कर रहा हूँ। ये देखिए, ये 2 स्विंग लो को मैंने ऐड करके ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, और मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन पे दोबारा सपोर्ट लेके ऐसा उठेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा उसके पीछे का जो ट्रेंड लाइन है वो छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, शायद ये है, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, ये इन लोज को कुछ को मिला के, उसके बाद ये देखिए पीछे क्या हुआ है, ये पीछे यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था इस ट्रेंड लाइन पे कहीं, नहीं, मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, तो उसने यहाँ पे आके सपोर्ट किया, फिर इसको भी ब्रेक कर दिया इसने। ठीक है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ सारे इंडिकेटर्स को, वापस 1 मिनट के चार्ट पर आ जाता हूँ। तो देखिए, मेरा जो चार्ट का सेटअप है वो सेटअप कैसा है अभी फिलहाल, मेरा खुद का ट्रेंड लाइन है एक, यहाँ पे ये येलो लाइन जो 2 लाइंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस लाइन मेरे खुद के बने हुए हैं। पीडीएच रेजिस्टेंस लाइन है मेरा, और आरटी रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, आज की चार्ट देखिए, आपको जो है यहाँ पे जब ये लेवल आएगा तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से मार्केट वापस नीचे चली जाएगी, और बाय रूल मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसा हमारे जो सेटअप के हिसाब से अगर मार्केट में कोई खास न्यूज नहीं है तो जनरली अगर मार्केट इतना ऊपर आया हुआ है, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बना दे, देखिए ईएमए भी अब नीचे की तरफ आने लगा, तो ये यहाँ तक आना चाहिए था, इसको 8 तक, लेकिन आया नहीं, यहीं से उठ गया और स्टॉप लॉस चला जाएगा। लेकिन एज अ इंट्राडे ट्रेडर आप करते क्या है कि अगर मान लीजिए आपको ये स्ट्रक्चर दिखा आपको कि लगातार ये बहुत देर से, कितने देर से, करीब 10:30 से लेके 12:30 तक 2 घंटे से इसी लेवल के आसपास में घूम रहा है, यहाँ पे आप शॉर्ट करते हैं, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालते हैं, जब प्राइस यहाँ आ गया तो आप ऑटोमेटिकली अपने स्टॉप लॉस को कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे, एंड स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो एक बुरा दिन आपका हुआ। दूसरी बार जो है एग्जांपल लीजिए, ये पीडीएच के लेवल पे आया, फिर देखिए अगर सिर्फ आप अपने सेटअप पे यकीन रखते हैं, सिर्फ आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ अपने सेटअप पे ट्रेड करूंगा, तो पीडीएच क्या होता है, रेजिस्टेंस का लेवल होता है। ये देखिए इस पीडीएच लेवल पे ये एक ऐसा ही है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है इस पे पीडीएच के लेवल पे, एग्जैक्टली टच नहीं कर रहा लेकिन पास में है। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हैं पीडीएच के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके, तो ये फिर यहाँ पर आके इसने रेंज बना दिया। ठीक है, तो देखिए इस ऐसी सिचुएशन में अगर आप फ्यूचर शॉर्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, कॉल अगर आप सेल करते हैं, यहाँ पे कॉल सेल करते हैं, तो ये जो इतनी देर तक जो ये रेंज बाउंड है मार्केट, इतनी देर तक जो टाइम यहाँ पे बिता रहा है, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाता इस एरिया में। ठीक है, तो आप कॉल सेल कर सकते थे। तो आज का जो दिन था वो बहुत ज्यादा कोई प्रॉफिटेबल दिन नहीं था, लेकिन ठीक ठाक छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर आप निकल जाते हैं, या एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल जाते हैं। तो ये मैं आज का चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज अगर आप अपने सेटअप पे ट्रेड करते तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहते आप ट्रेड में, क्योंकि ये देखिए ऊपर जाना बंद हो चुका है, और उसके बाद में यहाँ पे आप शॉर्ट करते, यहाँ पे एसएल जाता, यहाँ पे एसएल जाता, 2 बार एसएल जाता, लेकिन एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर आप ट्रेड करते, तो देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पर शॉर्ट करते तो यहाँ तक आया था, तो आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते, या तो स्टॉप लॉस जाता है, या प्रॉफिट बुकिंग आप करें तो प्रॉफिट भी ले सकते हैं। एनीवेज, लेकिन आज का दिन जो था वो ऐसा दिन नहीं था कि बिल्कुल जो है कुछ हेवी प्रॉफिट बुक किया जा सके, क्योंकि पूरी मुझे क्या लग रहा था, और बाकी जो दूसरे मेरे कुछ ट्रेनिंग है जो मुझे लाइव मार्केट में कांटेक्ट कर रहे थे, उनको भी मैंने कहा था कि यहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, तो हमेशा हर दिन एक अच्छा दिन नहीं होता है, कभी कभी हमें जो है मार्केट से पीछे हटना पड़ता है, जब मार्केट हमारे हमारे हिसाब से न चल रही हो तो। ठीक है, मैंने आप लोग को 2-4 चीजें और बताई थी, जैसे क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री ट्रेड बताया था, और नेचुरल गैस का मैंने इन्वेंट्री ट्रेड आप लोग को बताया था। आप लोग पता नहीं कितने लोग इन्वेंट्री ट्रेड करते हैं, लेकिन जब भी इन्वेंट्री आए, आप इन्वेंट्री देखने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। इन्वेंट्री आपको आप देख सकते हैं investing.com पे, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आप, और इन्वेंट्री वो जनरली वेंसडे या थर्सडे को आती है एट 8 PM और 8:30 PM, हर हफ्ते चेंज होते रहता है। आप जो है इन्वेंट्री ट्रेड कीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा अगले कल वेंसडे अगर कल इन्वेंट्री आती है तो मैं आप लोग को इन्वेंट्री ट्रेड करने के लिए बोलूंगा, या मैं खुद भी करूंगा, मैं आप लोग को करवाऊंगा। एक काम करते हैं, investing.com पे जाकर हम चेक कर लेते हैं कि कल वेंसडे को इन्वेंट्री है कि नहीं।
देखिए आप ये investing.com पे जाएंगे, ये लिंक मैंने आपको दे दिया है, मैंने टुमारो पे क्लिक किया, ठीक है। आज सिलेबस कुछ कवर नहीं करेंगे क्योंकि मैं बाहर था, मैं भी जस्ट एंटर किया हूँ घर पे, अब इससे सिलेबस को पढ़ाने के लिए थोड़ा माइंड थोड़ा फ्री चाहिए, तो कल से सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज ये नॉर्मल छोटी मोटी बात कर लेते हैं। तो देखिए कल जो है टुमारो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कल जो है जो जो चीज होने वाली है, जो जो इवेंट है पूरी दुनिया में, वो सब चीजें यहाँ पे दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो क्रूड ऑयल का 2 इन्वेंट्री आता है, एक रात को 2 बजे आता है, ये देखिए यहाँ पे टू लिखा हुआ है, इंडियन टाइम लिखा हुआ है, 2 बजे रात को। इसको एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक बोलते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसके अनाउंस होने से हमारे मार्केट पे यानी क्रूड ऑयल का मार्केट पे कुछ खास असर होता नहीं है, क्योंकि बात नंबर 1 की रात को 2 बजे अनाउंस होता है, उस वक्त हमारी मार्केट क्लोज होती है, तो इस इन्वेंट्री के ऐसे भी हम फायदा नहीं उठा सकते, तो इस इन्वेंट्री को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये रात को 2 बजे आता है इंडियन टाइम के हिसाब से। तो जो भी आएगा, जो भी प्राइस में उठापटक होगी इस इन्वेंट्री की वजह से, उसको हम कैप्चर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी मार्केट रात को 2 बजे बंद रहती है, 12 बजे बंद हो जाती है, ठीक है। एक और इन्वेंट्री आती है तो रात को 8 बजे आती है, ये देखिए हर कंट्री की अलग अलग डेटा जो है वो रिलीज होता है। हमारे काम का जो है वो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है, रात को 8 बजे आता है, यानी कि 20 बजे के आसपास में। ये देखिए ये ड्यू है, गैसोलीन इन्वेंट्री, ये देखिए ये जो डेटा है ना क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, ये कल रात को वेंसडे को रात को 8 बजे आएगी। तो अगर मैं कल रात को 8 बजे एक्टिव था तो मैं आप लोग को बताऊंगा एग्जैक्टली कि आपको क्या करना है। सिंपल ये देखिए यहाँ पे फोरकास्ट दिख रहा है -3.267 मिलियन, यानी कि फोरकास्ट में ये बताया गया है कि हमारे पास में क्रूड ऑयल कम रहेगा, क्रूड ऑयल की कमी रहेगी 3.267 मिलियन बैरल। अब क्या इन्वेंट्री में क्या आता है, इन्वेंट्री अगर मान लीजिए आता है ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर का इन्वेंट्री आता है, यानी कि वो कलर ग्रीन इसलिए करते हैं क्योंकि प्राइस ऊपर जाने वाला है, ग्रीन कैंडल बनने वाला है, इसलिए ग्रीन कर देता है इन्वेंट्री investing.com, ताकि लोगों को समझने में आसानी रहे। अगर ये मान लीजिए इन्वेंट्री कम आता है, यानी कि इन्वेंट्री ये बताती है कि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट, क्रूड ऑयल कम है, स्टॉक में कम है, ये आता है, ठीक है। ये नेगेटिव में और ज्यादा आता है, जैसे नेगेटिव -5 या -6 आता है, तब प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर ऐसा आया कि क्रूड ऑयल कम जो है ज्यादा है, यानी कि इन्वेंट्री, यानी कि ये जो है पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाए, जैसे -3 बदले में +3 आ जाए, तो क्या होगा, रेड कलर से वो दिखेगा, प्राइस नीचे जाएगा। तो जो भी इन्वेंट्री आएगा वो काफी तेज प्राइस का मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री देखकर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एक और इन्वेंट्री आता है, वो आता है नेचुरल गैस का, वो भी इसी बीच में आता है, 8 बजे या फिर 8:30 के आसपास में आता है। तो मेरे ख्याल से ये वेंसडे को नहीं आएगा नेचुरल गैस का, नेचुरल गैस का इन्वेंट्री थर्सडे को आएगा। थर्सडे को आप नेचुरल गैस को ट्रेड कर सकते हैं। कैसे करना है ट्रेड, बहुत इजी है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे आप पहले प्राइस देखेंगे और डे हाई के ऊपर बाई करेंगे, डे लो के नीचे सेल करेंगे, और थोड़ी देर वेट करेंगे, और उसके बाद जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा देर आप वेट नहीं करेंगे। आप लोग इन्वेंट्री ट्रेड स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा पैसा बनता है, तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन है? सर प्रॉफिट बुक नहीं हो पाता पूरा प्रॉफिट को मतलब जो टारगेट सेट करो वो भी नहीं बुक हो पाता। एग्जांपल बताइए, जैसे बताइए कैसे, कौन? नीरज जी बोल रहे हैं? कौन? गौरव बोल रहा हूँ सर जी गौरव। ट्रेड लो ना सर, तो ट्रेड लो ना सर, जैसे मैंने परसों रिलायंस का एक ट्रेड लिया, सेल का लिया था इंट्राडे में, तो 2027 के आसपास मैंने सेल किया था और 2010 का टारगेट लेके चल रहा था, तो बट 23-24 के आसपास मैंने सेल करके एग्जिट कर गया। उसमें फिर वो 32 तक गया, मैंने स्टॉप लॉस 2035 का डाला था, बट उसके बाद फिर वो दोबारा गिर के 2009 के आसपास क्लोज हुआ, तो वो पूरा मूव नहीं कैप्चर कर पा रहा, मतलब अपने टारगेट का ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। चलिए मैं देखता हूँ एक बार। देखिए मार्केट अगर हमारे हिसाब से मूव कर रही है तभी आप पूरा टारगेट ले पाएंगे, पूरा जो है प्रॉफिट आप निकाल पाएंगे, वरना पूरा प्रॉफिट आप ऐसे भी नहीं ले सकते। पेशेंस के लो सर, मतलब सर पेशेंस भी है ना कि कॉन्फिडेंस ही मतलब पेशेंस, और पेशेंस का मतलब ये ऐसा भी तो आप नहीं कह सकते ना कि पेशेंस ऐसा है कि ये लॉस में जा रहे हैं या फिर प्रॉफिट लॉस में चेंज हो गया और पेशेंस में बैठे हुए हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते।
एनीवेज पहले हम एक बार प्राइस देख लेते हैं। किस दिन की बात है ये? परसों कल का ही सर। कल क्या है? 3 अगस्त। ये वाला चार्ट है, कल का। राइट? आपने कब सेल किया था? सर एक मिनट में ये किया था सर, एग्जैक्ट टाइम बताऊं? एक बार देखिए। बता दिया आराम से देख के। मीनवाइल ये देखिए, ये कितना बढ़िया चार्ट है। इसमें आप लोग सिर्फ अपने सेटअप पे ट्रेड करेंगे तो देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट आप इसमें निकाल सकते हो। चार्ट शो नहीं हो रहा है। चार्ट शो नहीं हो रहा है? नहीं सर। नहीं सॉरी। देखिए आप लोग, जो लोग न्यू कमर है, न्यू कमर इन द सेंस जिन्होंने अभी ट्रेनिंग ज्वाइन की है और उनको जो ये क्लास कर रहे हैं वो लोग ध्यान से देखेंगे। बाकी लोग जो रेगुलर क्लास करते हैं उनको तो पता ही है। देखिए ये गैप डाउन ओपन हुआ था इस दिन, और उसके बाद देखिए ये पहले कैंडल का हाई जब ब्रेक हुआ तो हम बाई करते हैं, और जब लो ब्रेक हुआ तो हम सेल करते हैं, राइट? उसके बाद ये देखिए ये क्या किया। ये जैसे पहले कैंडल का लो ब्रेक हुआ, आप आराम से इसको सेल कर सकते थे ना। देखिए इंट्राडे में प्रॉफिट बनाना बहुत इजी है, लेकिन ये तब तक ही इजी है जब तक कि आप उसको इजी बना के रखें। जैसे आप इसको इंट्राडे को एक हवा बना देंगे, उस दिन से प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए फर्स्ट कैंडल का लो और हाई हम मार्क कर लेते हैं, और फर्स्ट कैंडल का लो हाई आप किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का बुक में उठाकर देखेंगे। सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ, कोई भी प्राइस एक्शन का ट्रेडर होगा वो सब यही बोलेंगे फर्स्ट कैंडल का हाई लो अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। उसके बाद देखिए हमारा ये S3 का लेवल भी है। ये पहला कैंडल आया, S3 को रीटेस्ट किया। ये देख रहे हैं S3 को कितना बढ़िया रीटेस्ट किया ये कई बार। उसके बाद देखिए नीचे नीचे ही चल रहा है। येलो लाइन के नीचे जब तक आप बने रहेंगे, जैसे ये लाइन को ब्रेक किया आप एग्जिट कर जाएंगे। सर 1358 पे देखिए, मैंने 1358 पे सेल किया था। यहाँ पे आपने सेल किया था, राइट? यहाँ पे इससे पहले ऊपर ये EMI की लाइन के पास, EMI के नीचे किया था ना आपने? जस्ट हाँ EMI के नीचे। ठीक है, तो अगर आप 1358 पे सेल करेंगे, आप एक चीज को देखिए, आप ये प्रणव बेरा जी 2 जगह से ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जो है वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। देखिए अब क्लास करके, बहुत ज्यादा क्लास करके कोई फायदा है नहीं। जब तक आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे तब तक कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो आप लोग पहले ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, बाकी सिलेबस तो चल ही रहा है। 1358, ये देखिए ये रहा 1358। ठीक है, आपने यहाँ पे सेल किया, अच्छा सेल किया। ये देखिए ये साथ साथ चल रहा था, और ये आप देखिए पहले कैंडल का लो, जैसे मैंने बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, तो ये पहले सपोर्ट था, और चूंकि अब ये सपोर्ट टूट चुका है तो एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये देखिए 1358 पे ये एरिया है, यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं, बहुत बढ़िया आपने किया। ये देख लेंगे आप, येलो लाइन के नीचे आया, ये हमारे जो ये ब्लू लाइन है इसके नीचे भी है, रेड लाइन के भी नीचे, सारी ये में यहाँ पे मर्ज हो रही है, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। आपने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हमेशा क्या होता है? लास्ट स्विंग हाई होता है, राइट? 37 लगाया था, 2037 का स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस कहाँ लगाना, कितना लगाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये पता होना चाहिए। आपने यहाँ पे अगर सेल किया है तो आपका स्टॉप लॉस होगा इसके पीछे का स्विंग हाई, इस कैंडल के पीछे का स्विंग हाई। ये दिख रहा है, लेकिन ये परफेक्ट स्विंग हाई नहीं दिख रहा है। स्विंग हाई ये दिख रहा है मुझे। अगर मैं रहता, अगर मैं यहाँ पे सेल करता तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता, इस एरिया में 2037 पे। आपने कहाँ लगाया था? वही 37 पे लगाया था सर, वही 2:1 का रिवॉर्ड रखा था, मतलब 9 रुपए 27, 10 का वो और 20 का प्रॉफिट रखा था। आप निकले कब थे? मैं निकल गया था सर 14/11 पे। इतनी अच्छा 14/11 यहाँ पे ये मैं ब्रेक हुआ तो आप निकल गए, राइट? तो वही ऑलमोस्ट सही है, सही किया आपने। चलिए ठीक है, मैं आपको मानता हूँ आपने सही किया, निकल गए। उसके बाद ये कैंडल दिख रहा है आपको? ये कैंडल दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये कैंडल प्राइस का रिजेक्शन दिखा रहा है फिर से आपको। देखिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सोचना होगा कि देखिए ये इंट्राडे ट्रेड है और ये बहुत फास्ट ट्रेड होता है, और इसमें जो है आपका दिमाग बहुत तेज काम करना चाहिए। आपने यहाँ पे सेल किया था और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है, लेकिन आपने येलो लाइन के ब्रेक होने पे आप एग्जिट कर गए। आपने अच्छा किया, एज अ लर्नर, एज अ यू नो बिगिनर, अभी इंट्राडे ट्रेड में आपका बिगिनिंग है करियर में, तो आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये सोचिए कि अब आपका जब ये कैंडल यहाँ पे बना तो आपको दिख रहा है कि ये कैंडल में ऊपर में रिजेक्शन है प्राइस का, विक है, रेड बॉडी भी है इसकी, ठीक है। और ये कैंडल ये बोल रहा है कि मैं भैया आप निकल तो गए, वो स्टॉप लॉस, आपने स्टॉप लॉस हिट होने का वेट नहीं किया, आप यहाँ पे निकल गए।
ठीक है, लेकिन इन रियलिटी ये कैंडल बनने के बाद भी आपका असल में स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, तो क्या फिर से ये मार्केट आपको री एंटर करने के लिए इन्विटेशन नहीं दे रहा है? फिर से दे रहा है ना इन्विटेशन। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अगर आप फिर से एंटर करते हैं और फिर से दोबारा स्टॉप लॉस यहाँ का डालते हैं या इसी कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस डालते हैं, अगर आप कैंडल स्टिक ट्रेडिंग के पैटर्न पर ट्रेड करते हैं, भैया मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, इसी के ऊपर मैं स्टॉप लॉस डालूंगा, आप स्टॉप लॉस डाल के छोड़ देते तो देखिए आपका अच्छा प्रॉफिट होता। तो बात यह है कि अगर आपका कन्विक्शन है, ये कन्विक्शन धीरे धीरे डेवलप होगा। अगर आपका कन्विक्शन है कि यार आप सही ट्रेड कर रहे हैं, डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हैं, तो बार बार जो है ट्रेड इनिशिएट करने में सोचिए नहीं कि भैया मैं तो एग्जिट कर चुका हूँ। तो एक होता क्या है कि एक एज अ बिगिनर जो शुरू में इंटरडे ट्रेड जो करते हैं, उनके अंदर में क्या लगता है कि एक ट्रेड में एंटर किया और एग्जिट किया, फिर वो चैन की सांस लेते हैं, मेरा ट्रेड तो खत्म हो गया। लेकिन अगर अगले ही मिनट फिर से अगर एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही है और फिर से ट्रेड में एंटर करेंगे, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने दोबारा एंटर क्यों नहीं किया? आपके दिमाग में उसको क्या चल रहा था कि मैं भी समझ सकूं कि क्या क्या दिक्कत आ रही वही है? सर, अभी वही है ना सर जो आप अभी कह रहे हो कि दोबारा की मतलब ये कह सकते हैं सर, एक बार ना उस टाइम अभी दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ हाँ कि एक्टिवली काम कर सके कि हाँ दोबारा एंटर करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे सिर्फ ये सोचना है कि ये कैंडल बन गया और इसने मेरा स्टॉप लॉस असल में हिट किया नहीं है, मैं तो मैनुअली एग्जिट हुआ हूँ, स्टॉप लॉस हिट किया नहीं है, तो लेट्स एंटर अगेन एट दिस पॉइंट, पुट द स्टॉप लॉस अबव दिस कैंडल, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे एंटर कर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आप अच्छा, चूंकि ये देखिए ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, कैप डाउन की ओपनिंग भी है, अच्छा डाउन ट्रेंड में देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक तो किया है, लेकिन सक्सेसफुल ब्रेक करने इसको नहीं बोला क्योंकि ये बिग बना हुआ है यहाँ पे, तो फिर से एंटर कर सकते हैं। ऐसे करके छोटा छोटा प्रॉफिट आप लोग लेते रहिए और हमेशा जो है मार्केट से जो है प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। आपको मुझे इस बात पे बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर एग्जिट कर गए, आपने जो एंट्री ली थी यहाँ पे, और जैसे ये लाइन येलो लाइन ब्रेक हुआ, एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर आप एग्जिट कर गए, आपने अच्छा किया। लेकिन आपने सिर्फ आधा अच्छा किया, पूरा अच्छा तब होता जब आप दोबारा एंटर करते हैं यहाँ पे ये कैंडल देख के, क्योंकि शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है, ये ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन दिखा रहा है ये कैंडल, तो आपको दोबारा एग्जिट करना चाहिए था। ठीक है, और सर इसका ना, हाँ इसका एक और एक डेली में भी ऑब्जर्व कर रहा था इसका टाइम फ्रेम पे, तो जैसे एनालिसिस ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी तो 1975 का एक आ रहा था मतलब कल तक के हिसाब से, तो बट ये आज जैसे 2009 पे क्लोज हुआ था, 9 से आज रिवर्स करके आज 150 पॉइंट ऊपर का मूवमेंट दे गया। बिल्कुल। तो ये तो तो न्यूज रिवर्सल पे, कैसे? अच्छा ये रिवर्सल कैसे हुआ ये पूछ रहे हैं? हाँ मतलब अब जैसे अगर ट्रेंड लाइन फॉलो करनी थी तो मतलब 75 के आसपास इसका था कि सपोर्ट लेता वहाँ पे आके और वहाँ से रिवर्सल करता, बट वहाँ तक पहुँचा नहीं। 2009 पे कल बंद हुआ था और आज वहीं से रिवर्स करके आज 150 पॉइंट ऊपर चला गया। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जो हम ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करते हैं, अब हम बेसिक जो है साइकोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, एग्जांपल लीजिए अगर आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन अगर आपने ड्रॉ किया है तो आप क्या बता सकते हैं कि ये इस ट्रेंड लाइन में प्राइस क्यों मूव कर रहा है? इसका रीजन, इसका जो इसकी वजह जो है, इसका रीजन ये है कि जो जो ट्रेडिंग होती है ना, वो एक भीड़ का नाम है। जैसे एक भीड़ है, रस्सी खींचने का खेल चलता है, राइट? आपने बच्चों में देखा होगा कि एक तरफ दूसरे पार्टी के लोग होते हैं, दूसरी तरफ दूसरे बच्चे होते हैं और रस्सी आपस में खींचते हैं, और जो जिधर के लोग ज्यादा मजबूत होते हैं, बच्चे जिधर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो अपनी तरफ रस्सी को खींच लेते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग होती है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग, वो यही रस्सी खींचने का गेम होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में। जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो अपनी तरफ रस्सी खींच लेता है। तो जब आप और एडवांस लेवल का जो कोई साइकोलॉजी की बुक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे हर इंसान की एक साइकोलॉजी होती है, जैसे हम सुबह उठते ही हमें ब्रश करने की आदत है, ठीक है, वैसे भीड़ की भी एक साइकोलॉजी बन जाती है। जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है और उनका पर्पस सिर्फ एक होता है, अपना अपना प्रॉफिट निकालना, तो उसके अंदर एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, तो ये पैटर्न तब तक वैलिड होता है जब तक भीड़ जो है अपने आप में रस्सी खींचने का खेल कर रही है, कोई रूल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए ये प्राइस जो है रिलायंस, ये ऊपर क्यों उठ गया? क्योंकि अब ये भीड़ रिलायंस को खरीद बेच नहीं रही है, अब रिलायंस में एक बाहर से ड्राइविंग फोर्स आ गया है। अब इसमें रिलायंस में बाहर से कोई न्यूज होगी, मैंने न्यूज आज देखा नहीं, रिलायंस में या तो फिर ओवरऑल जो मार्केट है, जो इंटरनेशनल मार्केट है वो पॉजिटिव होगा, या पर्टिकुलर रिलायंस के बारे में भी कोई न्यूज होगी, तभी रिलायंस 150 पॉइंट ऊपर गया। एक बार चेक करने दीजिए मुझे, 2007 से 2158, 150 पॉइंट ऊपर जाना यानी कि करीब करीब 7% ऊपर जाना। कितना प्रतिशत? देखिए 7% ऊपर है। 7% ऊपर कोई भी स्टॉक ऐसे जाता नहीं है बिना किसी न्यूज के, जिसमें कोई ना कोई न्यूज होगी, आप गूगल कीजिए आपको न्यूज दिख जाएगा। ठीक है,
तो कोई भी हम सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ तब करते हैं और वो सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन को वैलिड तब होता है ज्यादा जब वो स्टॉक न्यूट्रल हो, उसमें कोई न्यूज ना हो, ट्रेडर आपस में खरीद बेच रहे हो, तब जो है एक भीड़ की साइकोलॉजी बन जाती है, एक भीड़ के अंदर एक ट्रेंड हो जाता है और उस ट्रेंड के हिसाब से प्राइस मूव करता है। लेकिन जब उसके अंदर में कोई कैटलिस्ट एंटर कर गया तो फिर तो वो ट्रेंड खत्म हो गया, फिर वो ज्यादा जो है वो रस्सी खींचने का जो खेल है उसमें ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग जो है वो न्यूज हो जाता है। वो दो जो आपस में लोग खींच रहे हैं बायर और सेलर, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर क्या हो जाता है, जो बाहर से जो कैटलिस्ट आया है वो उस पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, चलिए अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की क्लास खत्म करते हैं, कल फिर हम लोग मिलेंगे। और सर कल एक छोटी सी चीज और थी। जी बोलिए आदित्य जी। सर वो फायर्स के अंदर ही पूछना था मेरे को। हाँ हाँ सर इसके अंदर मेरे को थोड़ा आप ऑर्डर का बता दोगे कि क्या मतलब, मुझे ऑर्डर के टाइप्स नहीं समझ आ रहे। एक तो है कि मार्जिन ऑर्डर, एक है इंट्राडे, और वो उस जी। तरीके के। तो आदित्य जी मैं फायर्स में मैंने कभी ट्रेड किया नहीं है। फायर्स का सिर्फ मैं चार्ट देखता हूँ। फायर्स में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है और एक होता है डीमैट अकाउंट। तो मेरे मेरे पास सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है, मैं सिर्फ उसमें चार्ट देखता हूँ, ट्रेड नहीं करता। लेकिन जो ऑर्डर टाइप्स होते हैं वो सब में लगभग लगभग सेम होते हैं, चाहे वो फायर्स में कीजिए या जीरोधा में कीजिए, अपस्टॉक्स में कीजिए, तो ऑर्डर टाइप सेम होता है। तो अगर आपको ऑर्डर सीखना है कि कौन सा ऑर्डर को कैसे डालते हैं तो वो मैं आपको जीरोधा में या फिर इसमें आस्था में इन सब चीजों में बता दूंगा। आप उसको रिलेट कर दीजिएगा फायर्स में, या आप मुझे मेरे से कनेक्ट हो जाएगा, अपना स्क्रीन आप मुझे दिखाइएगा लाइव मार्केट में, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा ऑर्डर कैसे कैसे करता है। ऑलराइट ऑलराइट। ठीक है, लाइव मार्केट और में सर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें, और सर इसमें भी कई ना, जैसे एक स्क्रीनर्स कुछ थे, हम्म। कुछ मैं देखा था कि फॉरेक्स के रिगार्डिंग था और कमोडिटी के रिगार्डिंग हीट मैप समथिंग और कुछ इस तरीके की चीजें, विजेट्स, ट्रेडिंग जी विजेट्स। जी। तो उनको कैसे यूज करना है हमें या नहीं करना, काम आता ही है वो या नहीं? आपने स्टॉक सिलेक्शन की क्लास अटेंड की है? बिल्कुल सर। तो उसमें मैंने फायर्स को बताया था ना कि फायर्स का जो स्क्रीनर है फायर्स वन को कैसे यूज करना है। वो अच्छा आपने, मैं वो ऑनलाइन देख रहा था ना सर। अच्छा अच्छा। हीट मैप जो है ना, वो तो हीट मैप हमारे काम की चीज नहीं है। हीट मैप वो सिर्फ हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। जैसे कोई स्टॉक बहुत ज्यादा गिर रहा है तो बहुत ज्यादा रेड कलर का दिखा देगा, कोई स्टॉक बहुत ज्यादा उठ रहा है तो बहुत ज्यादा ग्रीन कलर का दिखा देगा, यानी कि बहुत ज्यादा बुलिश है। ठीक है, तो वैसे हीट मैप मैं यूज नहीं करता। वैसे फायर्स में, फायर्स आप जो है स्टॉक सिलेक्शन की क्लास देखिए, उसमें मैंने फायर्स वन को यूज कैसे करना है, एक ऐप है जिसको आप अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं, फायर्स वन उसका नाम है। उसको यूज कैसे करना है, उसमें कौन कौन सी चीजें हमारे काम की है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो एक काम करते हैं, जब मैं आपको ऑर्डर डालना सिखाऊंगा कल या परसों लाइव सेशन में, तब मैं उसको फायर्स को यूज कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लास में, आप उसका रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं शायद। ऑलराइट सर। ठीक है सर एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सर, ये कुछ चार्ट सर ऐसे हैं जिनका ना समझ नहीं आता सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब बहुत जिगजैग पैटर्न बनता है, जैसे जी एंटरटेनमेंट का है जी। ये कल देख रहा था, इसका समझ नहीं आया, मैंने मतलब कहीं किसी ने सजेस्ट किया था तो देखा, समझ नहीं आया। और बट मतलब उसने बाइंग 135 के आसपास ही दी थी उसने अपने एनालिसिस के हिसाब से, और आज वो 8 रुपए ऊपर गया था। जी एंटरटेनमेंट, ये बोल जी को बोल रहे हैं ना आप? हाँ सर, हाँ सर, बड़े दिन से गिर रहा था, ये आज 8 रुपए ऊपर गया। जी बताइए, इसमें क्या आपका क्वेश्चन था? चार्ट सर मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं चल रही, क्योंकि बहुत अनइवन सा चार्ट बना हुआ था, इसका प्राइस मूवमेंट चलिए बहुत रैंडम था। चलिए, इसका दो आंसर दूंगा। पहला आंसर मैं ये दूंगा आपको कि कोई भी चार्ट अगर आपको समझ में ना आए, अनइवन सा अगर बन रहा है, तो बहुत खुशी की बात है, उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपको सारे चार्ट्स को समझना आपके लिए जरूरी है ही नहीं। जो चीज समझ में नहीं आए उसको चुपचाप छोड़ के निकल जाइए आगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतने सारे स्टॉक्स है, जो समझ में ना है उसको स्किप कीजिए, क्योंकि एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है जो दूसरे चार्ट में है। अगर एक चार्ट को, जैसे एग्जाम देने आप जाते हैं, 2 घंटे का एग्जाम होता है, एक क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है, आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, उसको जल्दी जल्दी स्किप कीजिए। अगर उसको ज्यादा टाइम लगाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन जो आपको, जिसका आंसर आपको आता है, वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेम चीज ट्रेडिंग में भी होती है। चलिए एनीवेज, मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ, क्या मुझे कुछ दिख रहा है कि नहीं इसमें। मैं ऑफकोर्स जब हायर टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो ये देखिए, ये पिछली बार जब मैंने इसको देखा था तो ये लेवल मैंने मार्क किया था सपोर्ट का, ये ब्रेक हुआ उसके बाद देखिए इतना नीचे आ गया है। अब कोशिश करते हैं इसमें देखने की कि क्या कुछ दिख रहा है।
ये चार्ट आज का है 30 जुलाई 31 जुलाई 3 अगस्त, लगभग यहाँ से जो है अगस्त का चार्ट स्टार्ट होता है। तो इसमें से आपको ये लेवल दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये जो है एक सपोर्ट का लेवल जो आप मान सकते थे। यहाँ पे स्विंग हाई, यहाँ स्विंग लो ये था, स्विंग लो ये था, ये सपोर्ट का लेवल है। अगली बार जब ये इस लेवल पे आया तो इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, राइट। तो एक ये सपोर्ट का लेवल था, ये सपोर्ट का लेवल ब्रेक हो गया। उसके पीछे सपोर्ट का लेवल आपको आपको कहाँ दिखेगा? फिर से मैंने बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका हमेशा जो है वो सेम होता है। ये देखिए, अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट लाइन कहाँ है? ये है, देख रहे हैं। और ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट लाइन कहाँ है? ये है। कितना इजी है, कोई इसमें मुश्किल है ही नहीं। सिर्फ बात यह है कि प्रैक्टिस जरूरी है। अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट लाइन कहाँ है? ये है, ठीक है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट लाइन कहाँ है? लेट्स सी, पीछे में कोई दिख नहीं रहा है, चलिए देखते हैं उसके बाद हुआ क्या था। ठीक है, देखिए जील ने ये सपोर्ट लाइन ब्रेक किया तो उसके पीछे का सपोर्ट लाइन मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, कि यहाँ तक इसको आना चाहिए। क्या आया है? ये देखिए, ये सपोर्ट लाइन ब्रेक किया, उसके बाद ये आया नहीं, यहीं से उठ गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये आपको मैं बताता हूँ इसके बाद जील में अगला जो है आपका अगली जो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये देखिए, अपने इस रेसिस्टेंस पे है और इस रेसिस्टेंस को उसने लगभग लगभग ब्रेक कर दिया है। तो अब आप लोग जील में, जितने लोग भी है यहाँ पर, अब आप लोग जील में बाइंग बना सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ना कुछ पोजीशन ऐड कीजिए। यहाँ पे है जो स्विंग ट्रेडर है, ये 143 पे कुछ पोजीशन को ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर ये नीचे जाता है तो क्या करेंगे? और ऐड करेंगे पोजीशन को, एवरेज करेंगे। कब तक एवरेज करेंगे? सिर्फ यहाँ तक एवरेज करेंगे, 128 तक, ठीक है। और अगर इसके ऊपर जाता है तब और ऐड करेंगे, यानी कि अपनी पोजीशन को और हेवी करेंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा हम स्टार्ट कैसे करते हैं? छोटे से पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और हमारे पास में पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि इसके नीचे अगर फिर से गया, ये इसके नीचे फिर से गया तो हम एवरेज करेंगे सिर्फ यहीं तक, अगले सपोर्ट लेवल तक। और अगर इसके नीचे जाता है तो हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे यहाँ से, ठीक है। और अगर इसके ऊपर जाता है तो और हम ऐड करेंगे। इसको जनरली इसको आना चाहिए था इस सपोर्ट लेवल पर, ये आया नहीं, यहीं से उठ गया। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। 15 मिनट का चार्ट है ये आज की कैंडल है ना, ये आज की पहली कैंडल है। ये जील में कोई न्यूज होगी, गूगल कीजिए, कोई ना कोई न्यूज होगी जील में। ठीक है, कल देखिए, अगर कल ये इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो फिर ये इस लेवल तक आना चाहिए, क्योंकि अगला सपोर्ट लेवल इसका 128 पे है। वरना जो है इसके ऊपर का देखिए, अगर ऊपर का लेवल निकालें तो अगर यहाँ से अगर ये उठता है तो उसके बाद अगला लेवल क्या है? ये लेवल है 148 पे, इसको पहला रेसिस्टेंस मिलेगा। और इसके ऊपर का रेसिस्टेंस क्या है? फिर ये लेवल रेसिस्टेंस है। ये जो दो स्विंग हाई बना हुआ, ये लेवल फिर ये लेवल, ये आपका टारगेट नंबर 1 होगा, टारगेट नंबर 2 होगा, टारगेट नंबर 3 होगा, ठीक है। तो ये जील में जो है मुझे भी कुछ खास इस चार्ट में स्ट्रक्चर समझ में आ नहीं रहा है जिसको मैं बोल सकूं कि बिल्कुल इसको ऐसा होना चाहिए। बाय रूल बाय प्राइस एक्शन जो है, ये लाइन अगर ब्रेक होती है, ये वाली लाइन ब्रेक होती है तो इसको यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि इस सपोर्ट के ब्रेक होने पे अगला सपोर्ट यही है, इसके पीछे और कोई सपोर्ट है नहीं, राइट। लेकिन ये आया नहीं, यहाँ से उठ गया, ठीक है। 140 रुपए का स्टॉक है, इसमें क्या क्या कितनी जान लोगे इसमें इसकी। इंटरडे तो आप इसमें कीजिए ही नहीं, इसमें पोजीशन करने की कोशिश कीजिए। अच्छा जो है ये कंपनी अच्छी है, गवर्नमेंट का हाथ है इसके ऊपर, बीजेपी का, ठीक है। ये सब बातें भी एज अ ट्रेडर आपको ये सब गेम भी समझना पड़ता है। धीरे धीरे आप समझेंगे कि आपको हर कंपनी के पीछे किसका बैक है, बीजेपी का बैक है कि कांग्रेस का बैक है, आपको समझना पड़ेगा। और जिस कंपनी के ऊपर जिस पार्टी का बैकअप हो, उस पार्टी की अगर सरकार है तो वो कंपनी ज्यादा तरक्की करती है, राइट। ये ट्रूथ है। अब बुरा भी लग सकता है कि यार इसमें क्या पॉलिटिक्स की बात आती है, लेकिन ऐसा होता है। अब होता है तो होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बाइंग कर सकते हैं जी। ये जो फायर्स वाला चार्ट है, क्या ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है क्या? फ्रीली चार्ट में देखने के लिए अकाउंट खोलना पड़ेगा सर आपको इनके से। तो नहीं, अकाउंट खोलने में उसको कुछ पे भी करना पड़ेगा उसको? सर अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो होता है ना 500 रुपीज, वो पे करना होगा। तो वो एक वन टाइम है कि हर साल देना है? वन टाइम ही होता है वो, तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो होता है सर वो 472 रुपीस आज के टाइम पे उसकी चार्जेस। हाँ 472 होगा।
ठीक है। टोटल लेकिन इसमें एक 472 है। ट्रेडिंग अकाउंट अकेला नहीं खुलवा सकते, डीमैट साथ में खुलवाना पड़ता है। हाँ, मैंने आप लोग कहा था ना कि कुछ कस्टमर केयर वाले होते हैं, जैसे मेरा ये देखिए, ये चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये तो खैर ट्रेडिंग डॉट का चार्ट है। ये देखिए, ये फायर्स अकाउंट है, ये मेरा फायर्स अकाउंट है। ये सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट नहीं है। ये मैंने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खोला है, मैं इसे ट्रेड नहीं कर सकता, सिर्फ चार्ट देख सकता हूँ मैं, और फ्री में मैंने खुलाया था ये। अब नहीं खोलते हैं, उनका अपनी पॉलिसी चेंज हो गई होगी। ठीक है। ये जो जी वाला चार्ट है, तो जी वाले चार्ट में आप ये बोल रहे हैं कि अगर वो नीचे जाएगा तो भी ऐड करनी है, ऊपर जाएगा तो भी ऐड करना है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? या तो लॉन्ग बाई करें या लॉन्ग? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। देखिए, जब आप स्विंग ट्रेड करते हैं ना, तो ये देखिए, हम एज अ ट्रेडर और एज अ ह्यूमन बीइंग हम फ्यूचर नहीं जानते हैं ना। जैसे आप ही बताइए, अगर मैं बोलूं कि यहाँ से इसके ऊपर जाने की संभावना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें आपको संभावना बता सकता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एज अ सेफ इन्वेस्टर, एज अ सेफ ट्रेडर आप क्या कर सकते हैं। ये देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है, कैंडल को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये एक अप मूव आया, उसके बाद यहाँ पे आकर रुक गया, राइट। और आपको पता है कि जील जो है, देखिए जील क्या है, ये काफी नीचे आ चुका है, राइट। ये मार्केट जो है, अभी मार्केट उतनी नहीं गिरी है, लेकिन जील काफी गिर चुका है। ठीक है, तो देखिए ये एक अच्छे लेवल पे, एक सपोर्ट लेवल पे है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए आप 100 रुपए का ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं जील में, तो मैं आपको अगर ये बोलूं कि आप पूरा का पूरा 100 रुपए आप यहाँ पे लगा दीजिए, पूरा का पूरा 100 रुपए यहाँ पे बाई कर दीजिए, और उसके बाद मार्केट गिर जाए, फिर आप क्या करेंगे? आप कंटिन्यूअस लॉस में रहेंगे ना। आप क्योंकि आप उसको एवरेज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप कोई भी स्टॉक खरीदिए, और कभी भी खरीदिए, और जितने बड़े लोग होते हैं, यानी कि जो लोग मिलियंस ऑफ रुपीज डालते हैं किसी के स्टॉक में, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी है, वॉरेन बफेट है, इन लोग की स्ट्रेटजी आप सुनेंगे, इन लोग के इंटरव्यू देखेंगे, तो वो हमेशा बोलते हैं कि हमेशा थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। उससे फायदा क्या होगा कि जब आप यहाँ पे थोड़ा खरीदेंगे, तो अगर नीचे जाता है, तो आपको पता है कि ये स्टॉक अच्छा है, निफ्टी 50 का ये मेंबर है, ये स्टॉक अच्छा है। यानी कि आप जो है गैम्बलिंग नहीं कर रहे, आप रियल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। और रियल इन्वेस्टिंग कब करते हैं? जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाए, वैसे वैसे आप अपनी पोजीशन को हेवी कीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे में आपका मकसद क्या है? एंड ऑफ द डे में आपका मकसद है प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, कि मेरा जो है प्रॉफिट बढ़े। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ बाई किया और ये प्राइस रोज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप इसको रोज ऐड करेंगे, और आप इस बात पे अफसोस नहीं करेंगे कि अरे यार, मैंने यहाँ बाई किया था, मैं फिर यहाँ बाई कर रहा हूँ, मैंने गलती कर दी, मुझे पूरा का पूरा यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए था। ऑफ कोर्स, अगर आप पूरा का पूरा यहाँ पे बाई करते हैं, तो यहाँ तक आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है, लेकिन ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। एज अ स्विंग ट्रेडर आपको हमेशा क्या करना है कि यहाँ पे आपको किसी भी स्टॉक को किसी सपोर्ट लेवल पे, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडर है, तो सिर्फ बाई कर सकते हैं, सेल तो आप कर नहीं सकते शुरू में, अगर आप पूरा डिलीवरी में स्टॉक्स उठा रहे तो आप हमेशा जो क्या करेंगे कि सपोर्ट लेवल पे आने पे थोड़ा सा ऐड करेंगे, थोड़ा सा उसमें पोजीशन को इनिशिएट करेंगे, और फिर आप वॉच करेंगे प्राइस को, क्योंकि अब इसके बाद प्राइस कहाँ जा सकता है, या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इतना पता है कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, तो आप थोड़ा ऐड करेंगे, ऊपर जाता जाएगा और आप ऐड करते जाएंगे। मैंने जो है क्लास में भी आपको बताया था, इसके पहले क्लास में, एज अ स्विंग ट्रेडर आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐड करना है, ऊपर जाए फिर ऐड करें, ऊपर जाए फिर ऐड करें। आपको पता है कि ये लेवल रेसिस्टेंस का लेवल है, इस रेसिस्टेंस पे अगर ये रुक गया, तो यहाँ पे आपने 100 ऐड किया था, यहाँ 100 किया था, यहाँ 100 किया था, अब आपके पास 400 क्वांटिटी आ गई है, इस लेवल पे आप पूरा का पूरा 400 सेल कर देंगे, तो आप ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, और आप जो है हमेशा सेफ थे। अगर मान लीजिए यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाए, तो आपको पता है कि आपने सपोर्ट लेवल उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब ये अगले सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है और नीचे आ गया, तो आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे 25% खरीदा था, सिर्फ 30% खरीदा था, तो अभी भी आपके पास में कैश तो है ना, इसको एवरेज करने के लिए, फिर से आप इसको इस लेवल पे एवरेज कर लेंगे। लेकिन इसमें बात यह है कि अगली बार आपको एवरेज इसी लेवल पे करना है, इस लेवल के पहले ऐड नहीं कर देना, राइट सर? क्योंकि कोई इंसान अगर आपको बोले कॉन्फिडेंस से कि भैया मुझे तो पता है कि जीवीएस ऊपर जाएगा, तो वो बेवकूफ इंसान होगा, क्योंकि जिसको पता हो कि नहीं, मैं आपकी बात स्टैकिंग समझ रहा हूँ। मेरा जैसे क्वेश्चन ये है ना जी कि अगर ये ऊपर की तरफ जाए और आप स्टेप में ऐड करें, तो चलिए ठीक है, मैं इस पर लॉन्ग सोच रहा हूँ जी। लेकिन जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट की तरफ जा रहा है, तो फिर मैं क्या उद्देश्य से लेके चलूँ? मुझे तो लग रहा है कि दूसरे सपोर्ट तक जाएगा, तो मैं बीच में मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ? मतलब मैं यहाँ पर शॉर्ट क्यों ना करूँ? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप शॉर्ट नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि आप डिलीवरी में खेल रहे हैं, ठीक है।
आप फ्यूचर में तो कर नहीं रहे, आप पूरा का पूरा माल सिर्फ खरीद सकते हैं, जब आप खरीदेंगे तभी बेचेंगे, बिना खरीदे तो आप बेच सकते नहीं है क्योंकि आप इंटरनेट तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जब आप स्विंग पे कर रहे हैं तो एज अ इन्फॉर्म्ड ट्रेडर, एज अ इन्फॉर्म्ड प्राइस एक्शन ट्रेडर, आपको पता है कि ये अगर यहाँ से गिरा तो अगला सपोर्ट लेवल ये है, ठीक है। तो आप इस लेवल को ब्लाइंडली जो है, आप जो है अगर ये नीचे आ रहा है तो आपको इतना तो पता है ना कि गाड़ी इस स्टेशन से निकली है तो इस स्टेशन पे रुकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाय नाश्ता खरीद सकता हूँ, यहाँ पे अपने बोतल में पानी भर सकता हूँ, ठीक है। ये अगला स्टॉपेज ये है, तो आप अगले स्टॉपेज पहन लीजिए, इसको फिर से खरीदेंगे। और चूंकि मैं इसको एवरेज करने के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने कई बार सुना हो कि मैं बोलता हूँ कि गिरते हुए स्टॉक को हम एवरेज भी करते हैं, ठीक है, वो इंट्राडे में हम नहीं करते हैं। लेकिन जब आप पोजिशनल सेल कर रहे हैं, जब पोजिशनल आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको देखे कि आप ऑलरेडी उस स्टॉक को जो है, उस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं जो निफ्टी 50 का मेंबर है, जो कि लार्ज कैप में आता है, ठीक है। तो इसमें आप इसमें आप ऑफ कोर्स कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, मैं आपको बोलूं कि हिंदुस्तान चीनी मिल है, मेरठ का चीनी मिल है, ठीक है, उसको आप खरीदिए और जैसे जैसे नीचे गिरता जाए उसको एवरेज करते देखिए। तो ये मैं कभी नहीं बोलूंगा क्योंकि वो खुद स्मॉल कैप कंपनी है। मैं जब पोर्टफोलियो, जब मैं स्टॉक्स देखता हूँ तो 2-2 करोड़ की कंपनीज है, 2 करोड़ रुपए का उनका मार्केट का कैपिटलाइजेशन है और उन्होंने खुद को लिस्ट कर रखा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो वैसे कंपनीज को मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब निफ्टी 50 का जब ये मेंबर है तो आप इसको कर सकते हैं। आई होप यू अग्री। वैसे आप अपना जो है कोई तरीका अगर आपके पास में है तो आप शेयर कर सकते हैं, उसको आप अपना सकते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए जो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, जैसे रिलायंस वाला था जी, तो रिलायंस वाला कूद के 2100-2200 पे चला गया। मेरे पर लगभग इसके 70 शेयर बहुत पहले से पड़े हैं, 2010 से ही पड़े हुए। जी, तो अपना तो ये था कि बेचना ही नहीं है, वही जो आपने अभी अभी एग्जांपल दिया ना बीजेपी और ये वाला, वही मान के मैं भी चल रहा था जी, कि ये अमीर लोग हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये रास्ता निकाल ही लेंगे तो गिरेगा नहीं। तो खैर, तो ये सोच के मैं अपना आराम से बैठा हुआ था, लेकिन बीच में ये गिरना शुरू हो गया, गिर भी रहा था। अब आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं ये श्योर नहीं था कि ये, हाँ मैंने जो है लेवल देख लिए थे कि ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है या नहीं ले सकता है, लेकिन एज ए स्ट्रेटजी मुझे क्लियर नहीं थी कि आज ये 7% भाग जाएगा। मतलब मेरे लिए सरप्राइज था सुबह आज ये। सर वो मुझे भी तो नहीं इस पता तरह को है, हम, ये न्यूज़ आई थी क्या कुछ? मुझे देखना होगा। नहीं कोई अभी ना तक कोई तो मैंने न्यूज़ कोई होगा। न्यूज देखी नहीं, अभी तक तो मैंने, सर क्योंकि कुछ कह रहे थे कि शायद मे बी आरकॉम खरीद रही है जियो प्लेटफॉर्म। तो आरकॉम को ऊपर जाना चाहिए, रिलायंस को थोड़ी ऊपर जाएगा फिर। सर वही बिल्कुल वही बात आ गई ना कि जियो का आजकल वो ट्रेंडिंग स्टॉक कह लो या मूव में है, तो अगला वही चल रहा है। बाइंग आई होगी, एफआईज ने पैसा डाला होगा, कोई ना कोई एफआईज होगा जो पैसा वैसा डाला होगा, या फिर यस बैंक की रेटिंग। जी नहीं, यस बैंक तो मैंने आईपीओ में लिए, ये एफपीओ में ले लिए थे, ये मान के ले लिया था कि ये प्राइवेट बैंक है लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट है, जब गवर्नमेंट ने अब नहीं गिरने दिया तो आगे क्यों गिरने देगी। जी, तो चलो लेके रखते हैं, मतलब एक लेवल तो 12 रुपए का बना ही दिया ना उन्होंने। जी, जी, तो बहुत होगा तो 10 तक पहुंचा, 10 पे और बाई कर लेंगे। अब मैंने तो ये देखा है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं तो लॉन्ग टर्म में प्ले करता हूँ, मैंने ये देखा, जैसे आपकी बात से मैंने ये देखा, जैसे आप लोग या सभी लोग ये कहते हैं कि भाई जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में हो उस स्टॉक में आप जाइए, आप भी कहते हैं कि इसके लेवल के ऊपर हो तो आप बाई कीजिए, लेकिन मैंने ये देखा कि अगर शेयर बहुत गिर हो तो भी लेके बाई कर लो, 6-7 महीने रहो तो बड़े अच्छे पैसे बन जाते हैं भाई। सर लेकिन वो मतलब इंट्राडे में नहीं बन सकता ना, इंट्राडे में उसी दिन नहीं, इंट्राडे में नहीं बोल रहा, इंट्राडे में नहीं बोल रहा, राइट, हाँ स्विंग में बनते हैं। तो जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये पुल बैक होते हैं, ये जो जैसे मेरे कई शेयर जो है ना अब फार्मा के बड़े कुछ, जैसे एक शेयर लिया था मैंने लॉरस आईपीओ से था, एक मेरा और मेरी वाइफ के अकाउंट में आईपीओ मिल गया था, कब लिया था मुझे खुद भी याद नहीं है, लेकिन कल मैं देख रहा था तो लॉरस में मिलने का रीजन ये था कि जब लॉरस का जब आईपीओ आया था तो तब फार्मा बिल्कुल, मतलब कोई देखना नहीं चाह रहा था फार्मा को, तो वो मुझे लॉटरी लग गई उसमें, लॉरस में। अब मैं लेके पछता रहा था कि यार कहाँ फंस गया लॉरस में मैं, लेकिन मैं देखा पिछले 1 महीने में इतनी छलांग मांगी कि मुझे लग रहा सबसे बढ़िया स्टॉक यही निकल गया मेरा। तो अब जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब ये ऑल टाइम हाई पे नए लेवल इसने बना दिए, तो ऐसे में आज नहीं तो कल गिरेगा भी, तो अब ये कैसे पता करें हम इसमें कि ये पुल बैक है, ये रिवर्सल नहीं है, ये थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, ये मुझे बड़ा मतलब दिक्कत देता है। जानते हैं क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कई स्टॉक तो मैंने पकड़ लिए, ब्रेकआउट पे पकड़ लिए या सपोर्ट पे पकड़ लिए, रेजिस्टेंस पे पकड़ लिए, लेकिन हम उस वक्त क्या करें जब वो सपोर्ट के ऊपर चला गया है और फिर वो रिट्रेस कर रहा है, तो अब वो हम उसको नॉर्मल रिट्रेसमेंट माने या उसको हम जो है ये माने कि यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, वहां पे मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे ऐसे मेरी बड़ी मूव निकल जाती है, जैसे कि रिलायंस की मूव आज निकल गई, और रिलायंस जो 2100 से 2000 पे आया,
अब मैं कल एक वीडियो देख रहा था, किसी बच्चे का वीडियो था, वो यही कह रहा था कि वेदर इट इज ये मौका है या रिवर्सल है या जो भी है। तो उसने, जब मैंने वीडियो देखा तो उसने एक्चुअली शॉर्ट में से यही बोला कि अगर ये टूटेगा तो ये लेवल है, ये टूटेगा तो ये लेवल है, टूटेगा तो ये लेवल है। तो 1800 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यार तो कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा है, ये बताना कि भाई वो रिवर्सल हो सकता है कि रिवर्सल नहीं हो सकता है। अच्छा, एक मैंने वीडियो और देखा था, मतलब ऐसे कहीं से आ गया था। मैंने ये देखा कि वो श्रीमान जी जो है बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये बताया था कि अगर ये लेवल टूटा तो ये यहाँ जाएगा, ये लेवल टूटेगा तो यहाँ जाएगा। ये लोग कैसे बता देते हैं देख के? वो उसको बोलते हैं डिमांड सप्लाई टाइप की बात वो कर रहे थे कुछ। देखिए, जैसे मैंने आपको जील में बताया था आपको, तो जील में भी तो मैंने यही बात बताई ना कि ये एक पर्टिकुलर लेवल है, ये टूटेगा तो यहाँ आएगा, ये टूटेगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए, कोई भी एक जो है नॉर्मल सा एक स्टॉक उठा लेते हैं जो जिसमें वॉल्यूम ठीक ठाक हो। अब देखिए, जैसे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का अगर हम बात करें, तो टूटने के लिए हम बाइंग की बात करते हैं। तो देखिए, ये सब चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत ही सिंपल होता है। ये देखिए, ये इसका रेसिस्टेंस लेवल आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 स्विंग है, ये रेसिस्टेंस लेवल है, यानी 251 इसका रेसिस्टेंस लेवल है। इसके पहले का रेसिस्टेंस अगर आप देखें, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का है तो काफी बड़ा रेसिस्टेंस है। उसके पहले का रेसिस्टेंस क्या है, इसको आप रेसिस्टेंस मान सकते हैं। यहाँ पे तो काफी सारे, यहाँ पे जो है क्लोजिंग, यहाँ पे जो हाई प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, तो जूम करें यहाँ पे, तो 2-4 कैंडल्स ने यहाँ पे अपना हाई बनाया था यहाँ पे। तो थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, और ये इसका, ये यहाँ पे सपोर्ट था, अब ये यहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर 184 के आसपास में जो है पहला रेसिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि 200 एक राउंड नंबर है, तो आप बोल सकते हैं कि 200 एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो देखिए, हम कितने सारे लेवल्स यहाँ पे निकल रहे हैं। तो अब बात ये है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली जो है इस चीज को अपने को आप सेल करते हो, कितना कॉन्फिडेंटली आप खुद को प्रोजेक्ट कर सकते हो। 184 के बाद पहला रेसिस्टेंस क्या 200 का है, 200 ब्रेक करेगा तो अगला क्या है 218 है, 218 ब्रेक करता है तो एक बहुत हेवी रेसिस्टेंस क्या है 251 का, आपको दिख रहा है 251 पे 3 बार है। अगर इसने 251 को ब्रेक कर दिया तो फिर इसका कोई स्टॉपेज नहीं है, फिर इसका अगला स्टॉपेज क्या है, आप इस लेवल को ले सकते हैं, ये इसका स्टॉपेज है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो अगला स्टॉपेज क्या है, सीधा यहाँ। तो यही ऐसे ही लेवल्स निकलते हैं, जो स्विंग हाई स्विंग लो जो होते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, या 4 घंटे का टाइम फ्रेम आप ले लीजिए, जो स्विंग हाई जो स्विंग लो बनता है, वो एक स्विंग हाई अगर ब्रेक होता है तो दूसरे स्विंग हाई पे जाकर वो रुकता है, या एक स्विंग लो ब्रेक होता है तो दूसरा स्विंग लो पे रुकता है। एग्जांपल लीजिए, अगर नीचे साइड का देखें, तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो कल को अगर आपको आपका खुद का चैनल है तो आपको दिख रहा है कि ये पहले सपोर्ट का लेवल, ये रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ पे दिख रहा है आपको काफी सारे कैंडल्स यहाँ पर आकर रुकी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर ये इसी लेवल पे ये है, इसी व्हाइट लाइन पर ये खड़ा है। अगर ये लेवल टूटता है तो ये कहाँ जाएगा, ये देखिए, आप बोल सकते हैं कि ये जो एरिया है ये करीब करीब इस एरिया में आएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक थोड़ी देर के लिए प्राइस यहाँ पे रुका हुआ है, ये जो एरिया है, ठीक है, तो यहाँ आएगा और इस एरिया को ब्रेक करता है तो अगला लेवल क्या है इसका, यहाँ पे है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी काफी देर तक प्राइस रुका हुआ है, देख रहे हैं, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसको ब्रेक करेगा तो अगला लेवल क्या है, ये लेवल है। तो लेवल्स तैयार हो गए। तो अगर कोई आपको बोले कि मुझे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में मुझे जो है ट्रेड करना है, या इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में मुझे बाई करना है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, एज अ स्विंग ट्रेडर आप उसको बोल सकते हैं कि देखो ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये खड़ा है यहाँ पे, आप उसको बोलेंगे आप यहाँ पर ऐड करो और यहाँ पर थोड़ा क्वांटिटी को ऐड करो। अब यहाँ पर क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है तो अभी तक ये उठना स्टार्ट किया नहीं है, तो अभी एज अ ट्रेडर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि क्या ये इस लेवल को सर्वाइव कर पा रहा है, क्योंकि डेली कैंडल पे आप देख रहे हैं इसको, तो आप इसको कहेंगे कि ये जो प्राइस है, ये जो व्हाइट लाइन है 184 का जो एरिया है, ये 184 पे इसको सरवाइव करना चाहिए, ये 184 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये 184 के आसपास में रुक गया तो आप बोलेंगे कि भैया 184 पे मैं कुछ चीज को बाई करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका पहला टारगेट क्या होगा, ये है, दूसरा टारगेट ये है, तीसरा टारगेट ये है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे आप और ज्यादा ऐड करेंगे अपनी क्वांटिटी को। क्यों, तो आपको पता है कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस 700-800 पे कभी ट्रेड किया करता था, ठीक है। और थोड़ा सा फंडामेंटल को अगर आप देखेंगे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का फंडामेंटल्स क्या है, तो ब्लैकस्टोन एक कंपनी है जो दुनिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, और वो ये भी देती है क्या रेटिंग्स भी देती है कंपनीज को। तो ब्लैकस्टोन ग्रुप ने इंडिया बुक में इन्वेस्ट किया है, तो इसका फ्यूचर अच्छा है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का। थोड़ा सा जो है ये फाइनेंसेस तो अच्छे होंगे कोविड-19 के जाने के बाद में, तो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस काफी अच्छा जाएगा। तो एज अ जो है एज एन इन्वेस्टर आप क्या कर सकते हैं कि आप इस पे यू हैव टू कीप योर क्लोज आईज हियर। आप यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करेंगे, अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है, तो अगर ब्रेक हो जाता है तो आप कहेंगे भैया अब मैं इसको बाय नहीं करूंगा, मैं इसको 150 पे बाय करूंगा। क्यों, क्योंकि ये 180 ब्रेक होने के बाद में अगला जो सपोर्ट है वो 150 पे है। तो इस तरह से आप इसको
ट्रेड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपने पूछा था कि क्या पुल बैक आपने पूछा था कुछ, कि अगर मान लीजिए ये गिर रहा है तो ये छोटा सा करेक्शन है या इसका जो है ट्रेंड रिवर्स हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। तो देखिए इस चीज को मैं आपको बताऊंगा, फिर से एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस एक्शन की खासियत क्या है। आप कोई भी बुक पढ़ेंगे या किसी भी प्राइस एक्शन के ट्रेडर से आप बात करेंगे तो आप चार्ट को बड़े ध्यान से, बाकी लोग भी सुनिएगा, आप चार्ट को या तो आप एक मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, या चार्ट को आप 1 डे के टाइम फ्रेम में देखिए, या चार्ट को आप 1 मंथ के टाइम फ्रेम में देखिए। चार्ट को देखने का तरीका सेम रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, एक बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का, वो है नियो वेव है, या फिर एक और होता है, कौन वेव होता है, नियो वेव होता है, और एक इलियट वेव होता है। ठीक है, तो इलियट वेव और नियो वेव जो जब देखते हैं तो ज्यादातर लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं, लेकिन उसको वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप उस वेव को पढ़ सकते हैं। तो होल एंड सोल बात यह है कि अगर आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं तो आपको जो है टाइम फ्रेम मायने नहीं रखता है, किसी भी टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन को पढ़ने का तरीका सेम होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्राइस ऊपर जा रहा है, कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, तो अगर वो अप ट्रेंड में है तो मेक श्योर कि उसका जो इंपल्सिव मूव अगर 10 रुपए का है तो उसका करेक्टिव मूव 6 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 60% से ज्यादा बड़ा करेक्टिव मूव नहीं होना चाहिए। फिर इंपल्सिव मूव अगर मान लीजिए अगला इंपल्सिव मूव जो है वो इतना बड़ा है तो करेक्टिव मूव इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि 60% से ज्यादा करेक्टिव मूव नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इसका क्या होता है कि एक होता है, ये तो नॉर्मल करेक्शन है, इंपल्सिव करेक्टिव। एक होता है कॉम्प्लेक्स करेक्टिव, जो कि मैंने दूसरे तीसरे क्लास में बताया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स करेक्टिव किसको बोलते हैं कि आपको उसको उस चीज को रीड कैसे करना है कि अगर कोई चार्ट ऐसे इस तरह से ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इसने जो सबसे ऊंचा जो स्विंग हाई बनाया है, मान लीजिए ये स्विंग हाई इसने बनाया है, सबसे ऊंचा स्विंग हाई, तो ये सबसे ऊंचा स्विंग हाई है। ठीक है, तो आप रिवर्सल तभी मानेंगे जब सबसे ऊंचा जो स्विंग हाई बना है, सबसे हाईएस्ट स्विंग हाई, उसके पीछे का स्विंग लो ब्रेक हो जाए, तभी आप उसको रिवर्सल मानेंगे। तो अगर ये चार्ट इस तरह से बन रहा है तो इसको आप रिवर्सल नहीं मानेंगे, क्योंकि सबसे ऊंचा स्विंग हाई ये है और इसके पीछे का स्विंग लो कौन है, ये है। तो यहाँ पे आप एक लाइन खींच देंगे, आप बोलेंगे ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं रिवर्सल नहीं मानूंगा, क्योंकि ये प्राइस क्या होगा, ये बार बार आएगा इस लेवल से और इस लेवल से खुल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन। क्यों? क्योंकि इसने अपने जो नियरेस्ट सपोर्ट है उसको ब्रेक नहीं किया है, जो सबसे ऊंचा जो स्विंग हाई बना था उसके पीछे का स्विंग लो को इसने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, आप 1 डे का कैंडल लगा लीजिए और देखिए कि सबसे ऊंचा हाई कौन सा बना है और उसके नीचे हाई का स्विंग लो कौन है। वो स्विंग लो जब तक बना हुआ है तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं एज अ स्विंग ट्रेडर। अगर इन्वेस्टर तक आप बने रहिए, आप जो है बहुत ज्यादा जब तक करेक्ट ना होता है, 60% ज्यादा करेक्ट नहीं होता तब तक बने रहिए। जैसे आपने ये लैब का एग्जांपल दिया, लॉरेंस लैब का एग्जांपल दिया, उसका ये चार्ट है, उसी का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया था अभी, और इसमें शायद ओपन किया था। इसमें मैं एक 2-4 बातें आपको बता दूं। लॉरेंस लैब से स्पेलिंग यही होती है ना, अभी तो मैंने ओपन किया था, कहाँ चला गया? ये स्पेलिंग थी ना, लॉरेंस, LAURAS, ये था। ठीक है, अब इस देखिए, इसको मैं एक दिन के टाइम फ्रेम पे इसको मैं देखता हूँ, क्योंकि आपने बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट है आपका। ये देखिए, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। हाँ सर, IPO में लिया तब से पढ़ाई हुआ है। बताइए, तब से पढ़ा, यानी कि आपने यहाँ पे लिया होगा, 2017 में ही लिया होगा आपने। नहीं, ये लिस्टिंग पे ही अच्छा गेन था इसका। अच्छा, तो देखिए, अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि ये डिविडेंड भी आपको मिला है, 1 2 3 4 5 बार डिविडेंड आपको मिल चुका है, राइट? तो पैसे तो आपको तो ऐसे डिविडेंड से ही वापस मिल गए होंगे सारे के सारे। देखिए, अब अगर आप बोले कि इसमें मैं क्या करूं, अगर आप हैं तो देखिए, ऐसे मूव में ये जो मूव है, इस मूव का कुछ नहीं कर सकते। इस मूव में जो है आप जो है कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख ही नहीं रहा है। आपको दिख रहा है कहीं, इसका चार्ट ही बहुत पुराना नहीं है, 2017 से इसका चार्ट बनना स्टार्ट हुआ, अब ये कैंडल बना हुआ है। तो एज अ ट्रेडर, अगर आप इन्वेस्टर है तब तो मैं बोलूंगा बने रहिए इसमें। एज ए ट्रेडर आप क्या कर सकते हैं, जब देखिए एक कैंडल, हर कैंडल बहुत बड़ा बना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि भैया आप कहेंगे भैया 10 110
का ये चल रहा है, मैं क्या करता हूँ कि ये देखिए ये जो कैंडल है, आप एक इमेजिनरी ऑफ लाइन लेंगे, क्योंकि अब आप जो है अपना डिसीजन देने के लिए फ्री है, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पीछे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप निकालेंगे तब जब कोई डेटा होगा, इसका डेटा ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपको मैं सजेशन दूंगा कि ये लाइन आप खींच लीजिए, ये जो आज की कैंडल का जो ओपन प्राइस है, देखिए आज की कैंडल का जो ओपन प्राइस है, इसको आपने खींच लिया। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो ठीक है, आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर जो है, अगर आज के कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आप एग्जिट कर जाइए, अगर आपको ट्रेड करना है तो। और आप ये सोच के चलिए क्योंकि अब ये अप मूव में है, तो कभी भी जब ये हाई ब्रेक होगा, आज ही कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तो मैं फिर से ट्रेड में मैं एंटर कर जाऊंगा, और ये मेरा स्टॉप लॉस है, क्योंकि आप ऑलरेडी जी एक्चुअली मैं इसमें स्टैकिंग करना चाह रहा हूँ, मैं से बाई करना और चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ, घटे इधर गिरेगा तो है ही नहीं, आज नहीं तो कल तो डाउन होगा ही थोड़ा सा। हालांकि मेरी थ्योरी है कि मार्केट गिरेगा, तो जानते हो उस केस में मैं सरफराज जी क्या करता हूँ, मैं फिर इंतजार करता हूँ कि निफ्टी गिरे तो खरीदूं, मतलब 3-4 दिन निफ्टी नेगेटिव चलेगा तो थोड़ी सी मुझे वैल्यू समझ में आती है, मतलब क्रूड वे में करता हूँ, कोई अपने एक्सपीरियंस से मैं ऐसा करता हूँ कि चलो निफ्टी गिरा तो खरीद रहे हैं, अब आज तो मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि निफ्टी वैसे ही 2% हाई था, पता नहीं कैसे भागा इतना। हाँ, वो इंटरनेशनल न्यूज से भागा है ये सर। देखिए अगर देखिए ये ऑलरेडी ये स्टॉक इतना ऊपर आ चुका है, तो ये आया हुआ प्रॉफिट अगर आप देने के लिए रेडी हैं, ठीक है, या आपको लगता है कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसको रख सकते हैं। वैसे एज ए, क्योंकि आपको सोचना होगा कि आपका ये इन्वेस्टमेंट है या आपका ट्रेड है। अगर इन्वेस्टमेंट है तब तो मैं बोलूंगा छोड़ दीजिए इसको, बिल्कुल छोड़ दीजिए, और आप इसको बाई तब करेंगे जब आप बाई इसको 1076 के ऊपर कीजिए। तो ये देखिए अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, इसमें जो है एक चीज ऐसी हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए अगर इसको और ऊपर जाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस कैंडल को, आप गौर से देखिए, आज की कैंडल को देखिए, ठीक है, इसकी जितनी बड़ी बॉडी है लगभग उतनी बड़ी विक है, ठीक है, ये 3 अगस्त का कैंडल, और 4 अगस्त का कैंडल देखिए, इसने प्लस साइन दे दिया है, जीसस क्राइस्ट बना दिया है इसने, इसको मैं प्लस साइन बोलता हूँ, जनरली इसको डोजी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है कि भैया मुझे कहाँ जाना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पे ओपनिंग है वहीं पे क्लोजिंग है, ऊपर नीचे दोनों दिख रहे हैं। तो मैं आपको सजेशन क्या दूंगा कि आया हुआ जो प्रॉफिट है उसको खा लीजिए पहले, अगर ये लो ब्रेक होता है तो आप इसको इसमें से एग्जिट कर जाइए, थोड़ा और नीचे जाने दीजिए, जब करेक्ट हो जाए तो फिर से आप इसको बाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या अगर आपको नई बाइंग जो इनिशिएट करनी है, अगर आपको फ्यूचर इसका थोड़ा सा इसका फंडामेंटल आप चेक कीजिए, आपको फंडामेंटल पे इसका यकीन है, आपको लगता है कि नहीं ये और ऊपर जा सकता है फंडामेंटल के हिसाब से, तो आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर आप बाई करेंगे, ये जो आज का हाई ब्रेक हो जाता है तो आप बाई करके फिर से छोड़ देंगे, ठीक है। वरना प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं बोलूंगा अगर ये इस 3 अगस्त का लो ब्रेक होता तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, ठीक है सर। नहीं, इसका रिजल्ट बहुत शानदार है, इसका रिजल्ट इस बार 3 या 4 गुना प्रॉफिट बढ़ा है, वो तो आप सही बोल रहे हैं, और इसको मैंने अपने स्टॉक में रखा भी इसीलिए था क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा था। तो उस वक्त मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों नहीं बढ़ रहा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इसलिए नहीं बढ़ रहा था कि फार्मा पे ग्रहण लगा हुआ था, क्योंकि फार्मा पे ग्रहण लगा था 2005-6 के आसपास, उसके बाद फिर फार्मा पे असली ग्रहण मुझे दिखाई पड़ा 2016 के बाद, ये जब भी ओबामा की गवर्नमेंट गई उसके बाद ग्रहण लग गया उसमें, तो लेकिन मैं भाप ही नहीं पाया कि इसमें ग्रहण लगा है, किस बात का लगा है, अब समझ में सब बात आ रही है। तो यही बात नहीं जा रही है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो दौर से बहुत कम होते हैं। आपने एक बार उठा लिया, अच्छी कंपनी को उठा लिया, अच्छी कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप उसको छोड़ दीजिए। वॉरेन बफेट का कहना है कि आप जो है जब आप शेयर खरीदिए एज ए इन्वेस्टर, तो आप प्रॉफिट के लिए मत खरीदिए, आप ये सोच के खरीदिए कि आप उस कंपनी को ओन करते हैं। तो आप जिस कंपनी को ओन करते हैं आप उसको इतनी जल्दी बेचते नहीं है, ठीक है। तो खैर एनीवेज ये तो दूसरा टाइप ऑफ थिंकिंग है, लेकिन अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाई किया है तो कीप दिस इन योर पोर्टफोलियो, ये बहुत अच्छी चीज है, ये तो अच्छा आपको दे रहा है रिटर्न, ठीक है। चलिए आज 9:45 होने वाला है, थ्योरी कल कर लेंगे, ठीक है। जी बताइए। नहीं देखिए आप जो भी बोल रहे हैं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मतलब बहुत दबी सी आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। कुमार जी बोल रहे हैं जी, आपकी आवाज बिल्कुल दबी आ रही है। अभी आप सुन पा रहे हैं? परफेक्ट, जी बताइए। हाँ, आ रही है आवाज। ओके, ये कोटक बैंक के बारे में किसी ने ग्रुप में डाला था ना? हमारे ग्रुप में कोटक किसी ने, क्या मैंने डाला होगा या फिर फ्रेंड ने डाला होगा? जी बताइए। कोटक बैंक ये बाई करने का लायक है अभी किसे? कोटक बैंक नहीं, सॉरी कोटक नहीं है, यस बैंक, सॉरी यस बैंक, मैंने यस बैंक बोला था। यस बैंक को मैंने इसलिए कहा था, मूडीज एक ये है
एक फर्म है, एक कंपनी है जो कंपनीज की रेटिंग देती है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, ठीक है। तो मूडीज ने यस बैंक की रेटिंग बढ़ा दी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और इसने मूडीज ने रेटिंग इसलिए बढ़ाई है क्योंकि यस बैंक कैपिटल रेज करने में एबल हुआ है, सक्षम हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। तो चूंकि मूडी ने रेटिंग बढ़ाई है और यस बैंक में आपको पता है कि बहुत बड़ा खेल चल रहा है इसका, फिर से दोबारा एफपीओ आया था, एफपीओ बोलते हैं ना, जो फिर से पब्लिक ऑफरिंग लेकर आते हैं लोग, कंपनी लेकर आती है, वो लेकर आए हैं। तो यस, फ्यूचर इसका ये इतना बुरा हो चुका है, इसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि इससे बुरा आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर से मूडी जो है इसकी रेटिंग बढ़ा रहा है अगर, तो जरूर कुछ ना कुछ बात है। और इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री आप देखेंगे और थोड़ा सा न्यूज को आप न्यूज पढ़ेंगे, फाइनेंशियल टाइम्स या फिर कोई भी न्यूज़पेपर जो आप फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि यस बैंक ने बहुत कोशिश की है फंड रेजिंग की और खुद को बचाने की, गवर्नमेंट ने भी इसका साथ दिया है। और यस बैंक ना क्या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एसबीआई की बहुत ज्यादा होल्डिंग है, एलआईसी की बहुत ज्यादा होल्डिंग है, तो ये बैंक कहीं जा नहीं रहा है। और मेरे खुद के ब्रदर, मेरे कजन जो है वो यस बैंक में काम करते हैं ऑन टॉप मैनेजमेंट पोस्ट, बिल्कुल हाईएस्ट पोजीशन पे है वो। सो ही नोज कि यस बैंक में क्या चल रहा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ तो कुछ बताते तो है नहीं, ड्यू टू उनका जो प्रोटोकॉल होता है, कुछ नहीं बताते, एक वर्ड नहीं बताते, बस ये बोलते हैं कि ये बैंक डूबेगा नहीं, इतना इतना याद रखना, बस यही बोलते हैं वो। तो आई होप कि जब मूडी ने रेटिंग बढ़ाई है देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन यस बैंक। अगर मैं बोलता नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, अगर मूडी ने रेटिंग ना बढ़ाई होती है, तो मूडी ने रेटिंग बढ़ाई है इसलिए मैंने बोला है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है सर, तो इसलिए हम भी थोड़ा खरीद लिया इसलिए। आप खरीद कर रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, परफेक्ट। यस, ठीक है सर। ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं कल क्लास में। कल वी विल कवर सम पार्ट ऑफ थ्योरी। और जो लोगों ने नया ये अभी ज्वाइन किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग दैट आई हैव सेंट यू, एंड देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ठीक है, ओके, चलो फिर, बाय बाय एवरीवन। बाय।